ओके जी, कल हमने जीन सीक्वेंसिंग चैप्टर नंबर 9 बायो में से किया था। और आज लगता है कि हमारे बच्चे जीन सीक्वेंसिंग रिपीट कर दें। थोड़ा सा क्यों भाई, पूरा कर लेते हैं, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है। कहाँ है जी जीन सीक्वेंसिंग? तो आगे चलेगा, अभी आ जाती है जीन सीक्वेंसिंग। और ये है जी हमारी जीन सीक्वेंसिंग। हम फ्रेडरिक सिंगर ने काफ़ी काम किया। हम आगे जाकर इसके क्रोमोसोम पर भी काम को देखेंगे यकीनन, लेकिन चैप्टर नंबर 8 में और 6 में नहीं होगा, 8 में होगा इसका काम। तो जीन सीक्वेंसिंग हमारी वो मेथड है जिसमें हम जीन की तरतीब फॉर द न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या चीज़ होती हैं ये आपको याद होना चाहिए, या याद नहीं है तो हम आपको रिपीट कर देते हैं। हमने पढ़ा था किसी ज़माने में डीएनए, और डीएनए में हमने कहा था कि डीएनए कंसिस्ट 3 मेन कंपोनेंट्स: पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जो होती है वो 4 टाइप की होती है: ए, टी, सी, जी, एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन। और इन्हीं की तरतीब हमारे डीएनए की तरतीब को बनाती है, और डीएनए ही दरअसल जीन फॉर्म करता है। ठीक है, तो अब इस न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि एक सीक्वेंस which have single sequence which have pentose sugar, phosphoric acid and our nitrogen base। तो उस सीक्वेंसिंग को आप जांचते हैं इस जीन सीक्वेंसिंग में, तरतीब में। सीक्वेंसिंग का तरतीब को, तो पहले हम जीन को उसके स्पेसिफिक पीसेस में या फ्रेगमेंट में कट ऑफ करते हैं। कट करने के लिए हमें आमतौर पर हमारे कुछ केमिकल्स हैं और एंजाइम्स हैं, उनको यूज किया जाता है, और फिर उन्हें हम निकाल कर, अब वो बड़ी तरतीब बन जाती है, कोड्स है ना सीक्वेंस में। तो वो कोड याद करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल से तो अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं आया, इंसानी रिकॉर्ड, कि किसी ने कहा हो कि जी मैंने जीन्स की कोडिंग याद कर ली है। एक की शायद कोई छोटा मोटा जीन हो तो उसकी कोई याद कर ले तो कर ले, वरना आप कहें कि जी हमारे इंसानों में 30,000 से 35,000 जीन है, और उन कोडिंग के अंदर हजारों कोडिंग मौजूद है। तो कोई कह दे ऐसा, तो मेरा ख्याल से तो फिलहाल ऐसा किसी ने नहीं कहा। कह दे तो वो अलग बात है, लेकिन हमने क्या किया है, हमने असल में कंप्यूटर से या डेटा से मदद ली है, और हमने डेटा फिट किया है कंप्यूटर में। एक बार हमने जीन्स की पूरी सीक्वेंसिंग निकाली, किसी भी वट एवर 1 2 कोई भी जीन है हमारी, उसकी सीक्वेंसिंग निकालने पर हमने उसे उठाकर डेटा में डाल दिया। अब वो फिक्स हो गया डेटा। अब कोई और अगर वही चीज निकालेगा तो कंप्यूटर डेटा से उसको कंपैरेटिव कर सकते हैं आप। ठीक है, अब ये कंप्यूटर में जो डेटा फिट करे जा रहे हैं हम सीक्वेंसिंग का, जीन की सीक्वेंसिंग का, तो ये डेटा भरता जाता है। अब आपने कोई सपोज अगले कुछ सालों बाद आप साइंटिस्ट बन गए और आपने किसी जीन पर काम किया, और आपने कहा कि यार ये जीन कोई नई है या पहले से मौजूद है, तो आपने वो जीन्स की सीक्वेंसिंग जो तरतीब में निकाली है वो उठाकर कंप्यूटर डेटा में डालें। कंप्यूटर आपको बता देगा कि जी ये पुरानी है या नई है।
जैसे बिल्कुल वही सेम मेथड है, सीआईडी में आपने ड्रामा देखा होगा शायद, कि फिंगरप्रिंट्स, अभी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात भी करेंगे, तो उसको हम एक पूरा हमारे पास क्रिमिनल्स का तस्वीर के साथ डाटा होगा। तो कल मैंने आपको मिसाल दी थी कि जी इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी साहब या कोई और क्रिमिनल आपको मिल गई इसकी तस्वीर के जिसने क्राइम किया है, तो आप उसको चेक करना चाहते हैं कि पहले कौन सा क्राइम किया, तो वो आप डाटा उसकी तस्वीर को डालते हैं अपने डाटा में, तो वो तस्वीर मैच करके निकाल के ले आता है कि जी ये बंदा पहले भी पकड़ा गया है और माशाल्लाह से इतने साल इसने ये करप्शन की है और फिर आज़ाद हो गया। पूरा डाटा होगा। यहाँ पर भी हमारे सीक्वेंसिंग के कंप्यूटर में सारा डाटा मौजूद है, अब तक जो आपने निकाला। फिर जो नई अगर जीन आ गई तो वो फिर आप वहाँ ऑप्शन देते हैं ऐड का। बहरहाल उस एडिशन को करने में हमें थोड़ा सा यूँ कह लें कि एक मरहले से अलग से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जो बड़े बड़े रिसर्चर्स बैठे हैं वो उसको देखेंगे कि आपने काम ठीक किया है कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि गलत काम कर दिया हो तो जीन्स के केमिकल्स कुछ गड़बड़ कर गए। बहरहाल वो एक साइंटिफिक अलग तरीका है। और फिर कंफर्मेशन होने के बाद हम उसको भी डाटा में ऐड कर देते हैं। इसके फायदे हमारे पास कि हमने अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट, फैट, किसी भी चीज़ की, आमतौर पर प्रोटीन हमारे लिए बड़ा कारगर चीज़ है। फैट और कार्बोहाइड्रेट तो हम केमिकल एनालिसिस से भी मालूम कर लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो बनता है वो जीन की मदद से बनता है। प्रोटीन खुद नहीं बनेगा, प्लांट में बने, एनिमल में बने या हम में बने, उसको बाकायदा डीएनए एक कोड देगा, जो कि आपने प्रोटीन सिंथेसिस में, अगर ये प्रोसेस याद हो, उसमें देखा था। और थोड़ा सा मैंने शायद पिछले टॉपिक में आपसे डिस्कस किया था और कहा था कि ये चैप्टर 8 में कंप्लीट पढ़ना है आप। तो ये हमें फ़ायदा मिलता है कि हम अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग को देख लेते हैं प्रोटीन में। तो ऑल्सो प्रोवाइड अस द लोकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स विद इन अ जीन। हमें ये भी नज़र आ जाता है कि जीन में वो कौन सी जगह है जहाँ पर जीन को कट ऑफ किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स। ये मेथड है, ये GTCA, ये कलर अपने खुद वैसे ही शो ऑफ करने के लिए, वैसे कलर होता है हमारे पास, यानी कि जिस डिफरेंट केमिकल्स हैं ना वो डिफरेंट रिएक्शन में कलर शो करते हैं। आपने शायद केमिस्ट्री में तो किया ना, CTVT करते हैं ना, कंफर्मेशन टेस्ट। तो उसमें स्मेल से मदद लेते हैं या कलर से मदद लेते हैं या प्रेसिपिटेट से मदद लेते हैं, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये तरतीब हमारी, हम शॉर्ट अपनी जीन्स की सीक्वेंसिंग को निकालते हैं और उसे उठाकर टेम्पलेट पर या एक प्लेट पर डालते हैं, बड़े से छोटे तरतीब में आ जाते हैं और फिर इसकी कंप्यूटर डाटा की मदद से तस्वीर बनाई जाती है। वो तरतीब हमारी कुछ हम कलर में अपनी समझने के लिए, इंसानी समझ के लिए हम उसमें कलर से मदद लेते हैं, कलर डाल देते हैं, कलर शो करते हैं। जैसे टी का कलर रेड शो कर रहा है जी का येलो कर दिया, सी का ये पर्पल टाइप का कर दिया, ए का ग्रीन कर दिया। वरना ये जो तरतीब यहाँ जो नज़र आ रही है प्लेट में, वो इस तरह से ब्लैक और लाइट और डार्क तीन किस्म के बैंड नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी कंप्यूटर में, या हम जीन सीक्वेंसिंग करते हैं तो ये काम हमारा। अब हमारा इसी से मिलता जुलता काम डीएनए सीक्वेंसिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हसनैन अली। कहाँ थे भाई, घूम कर रहे थे क्या? खैर आज बच्चे कुछ ज्यादती कर रहे हैं, कम है हमारे पास। बाहर कोई वजह हो सकती है नेट की या फिर लाइट की, या फिर मूड भी होता है ना पढ़ने का, कभी नहीं है मूड तो क्या कर सकता है आदमी। वैसे तो पढ़ने का मूड हमारा होता ही नहीं है, कभी कभी बन भी जाता है, तो आज नहीं बन रहा होगा। बहरहाल जब तक मूड ना हो तो कोई मसला नहीं। हाँ, हसनैन ने कहा कि जी टुडे आई एम लेट ड्यू टू सम प्रॉब्लम। आई नो, आई अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉब्लम्स। मे बी मैंने भी डिस्कस किया कि लाइट है, नेट है, या कोई और काम हो गया होगा घर में, या फिर मूड है इन लास्ट।
तो जो भी है बहरहाल, अब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं। अच्छा, फिंगरप्रिंटिंग के बारे में तो आपको पता है, फिंगरप्रिंट ये जो हमारे हाथ के, आपने अपने जो पोर देखे हुए हैं, जो लाइन डिजाइनिंग इसमें नजर आती है ना, गौर से देखें तो लाइनिंग बनी हुई है, ये लाइनिंग आपकी फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। इसी तरह डीएनए के अंदर भी खास तरतीब है, और वो भी अपने अपने हर इंसान के सेल के। मैंने आपसे पहले भी कई बार मिसाल दी है कि भाई, जब आप अपनी तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे ना, सेल्फ स्टडी करना शुरू करेंगे, तो आप, अल्लाह करेगा जब साइंटिस्ट या एमबीबीएस में के बाद कोई रिसर्च कर रहे होंगे और कोई सर्जन बन रहा होगा, कुछ और काम कर रहा होगा, तो उससे फिर मैंने आपसे पहले कहा कि नेचर से करीब तरीन होगा तो अल्लाह के बहुत करीब हो जाएगा। ये छोटी सी फिंगर के ऊपर बना हुआ डिजाइन, जिस जो इस वक्त दुनिया में 3 अरब इंसान, नहीं 4 अरब है शायद, तो इन सब का डी फिंगरप्रिंट आपका अलग अलग, मामूली से फर्क के साथ, लेकिन है अलग। बनाने वाली जात ऐसी है कि वो जो मर्जी दिल चाहे कर सकती है। बेशक जी, उसकी मर्जी है, हाँ? और ये पहचान है आपकी। क्रिमिनल रिकॉर्ड में ही फिंगरप्रिंट देखते हैं ना आप, सिवाय उनके जो कौन है, उनके फिंगरप्रिंट एक जैसे हो सकते हैं। कौन है वो? मिसबा को आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज आ रही है? सबको तो आवाज आ रही है यार, सभी तो सुन रहे हैं मेरी आवाज। कोई और नहीं सुन रहा क्या? मैं ही बोले जा रहा हूँ। हाँ भाई, हंसना है ना, आवाज आ रही है बेटा? मिसबा को नहीं आ रही, बस सिर्फ इसका मतलब है। हसनैन ने कहा यस। मिसबा बेटा, तुम्हारा कोई वो प्लग इन प्लग आउट करके देखो उसको, हैंड फ्री को, या अगर कुछ और डिवाइस यूज कर रहे हो तो उसको, और वरना फिर रिकनेक्ट करके देखो। ठीक है जी। अब इसी तरह से हमारे डीएनए में भी खास तरतीब, खास सीक्वेंसिंग होती है। उस खास तरतीब या उस खास सीक्वेंसिंग को आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकाली कैसे जाए, मालूम कैसे की जाए कि भाई हमारे डीएनए में क्या है? ये आप सुनते ना, खुदा ना खास्ता कोई क्राइम हुआ है किसी, जैसे वो एक बड़ा मशहूर लाहौर में जो लड़की का, बच्ची का कत्ल हुआ था, तो उसका आपने देखा होगा कि वहां पर हमने जो क्राइम ब्रांच थी, उन्होंने उस एरिया के ज्यादातर लोगों का डीएनए टेस्ट किया। डीएनए टेस्ट करने के बाद उस बच्ची में से जो डीएनए निकला, अब्दुल्ला को स्क्रीन शो नहीं हो रही। आज छुट्टी कर लेगी जाएगी है। अब्दुल्ला, तुम भी रिकनेक्ट करके देख लो बेटा। तो वहां पर उस बच्ची से जो भी बाल, हेयर्स किसी के, या स्किन, या कोई और ब्लड, या वो जो हमारा सीमन होता है, वो जब वो चीज का मैच करवाया गया। हाँ नहीं, तुम क्यों भाई लीव करके ज्वाइन करोगे? अच्छा, उसको मशवरा दे रहे हो? हाँ, लीव करके ज्वाइन करो भाई अब्दुल्ला तुम दोबारा से। तो आपने उसको, बंदे को पकड़ लिया। पता नहीं सजा मौत हो गई कि नहीं हो गई उसको, बहरहाल एक तरतीब आपके हाथ में आ गई। हमारी दुनिया में इंसान का तकरीबन 99% डीएनए एक जैसा होता है। जैसे ये फिंगरप्रिंट आप देखेंगे तो ये भी हमें एक जैसी मिल रही होगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होता है, और वही डिफरेंस आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी। बहुत छोटा सा फर्क होगा, लेकिन वो फर्क जरूर नजर आ जाएगा डेटा में, और वही आप बता देंगे कि जनाब ये क्या है, क्या फर्क है इसमें। Usually, this sequence is 20 to 40 bases long, which are repeated several times. वो जो फर्क होगा ना, वो 20 से 40 सीक्वेंसिंग का तरतीब बदलती रहेगी, और वो बार बार रिपीट हो रही है। ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। ठीक है जी, सही हो गया जी, अब्दुल्ला का तस्वीर आ गई। These based
आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम रिफ्लिप्स के नाम से भी जानते हैं, रिफ्लिप्स या RFLPS। ठीक है, आर फॉर रिस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट्स फॉर F, L फॉर लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म फॉर P। तो इसको हम RFLP, तो इसको शॉर्ट कर दिया रिफ्लिप्स के नाम से। ये वो तरतीब है जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है फ्रैगमेंट्स का, जो पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक का मतलब मेनी फॉर्म, मेनी शेप, मेनी शक्ल्स, है ना। तो ये बार बार तरतीब में रिपीट हो रहा होगा, इसकी हर किसी की तरतीब बदल जाती है। तो ये जो सबसे बड़ा फर्क आता है ना, वो रिफ्लिप्स का। और ये सबसे पहले आइसोलेट किया था वेमॉन्ट एंड वाइट ने 1980s में। 80s का मतलब आज से 40 साल पहले। हम तो पता नहीं कहाँ है, अभी भी 40 साल पीछे ही। अब DNA फिंगरप्रिंटिंग आप करना चाहते हैं लैब में खुद से, तो वो कैसे करें, उसका क्या तरीका। तो सबसे पहले DNA जिसका भी किसी का मालूम करना है, उसके पास से कोई चीज आपके पास होनी चाहिए। लाइक उसकी कोई स्किन सेल होना चाहिए, कोई ब्लड के कतरे होने चाहिए, कोई सीमन, मेल लिक्विड फ्लूइड, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होना चाहिए, या कोई बोन मैरो हो, या कोई उसके बाल हो, पौधा है तो उसकी कोई रूट हो, कोई भी ऐसी चीज जो उसकी बॉडी से फॉर्म होती हो, क्योंकि उसमें सेल जरूर होंगे, सेल होगा तो उसमें DNA जरूर होगा, भले वो मरा हुआ सेल क्यों ना हो, मरा हुआ ही होगा ना। तो ये सैंपल आपके पास होना चाहिए। ब्लड, हाँ हाँ ब्लड भी। भैया वो कोई बहुत बड़े बड़े मुजरिम भी माशाल्लाह से गुजरे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक छोटी मोटी कर जाते हैं। अब जैसे आपकी किसी से फाइटिंग हुई तो अल्लाह ना करे आप तो मर गए, लेकिन उस फाइटिंग के दौरान आपने उसके बाल पकड़ लिए थे या खींच लिए थे, तो कोई एक आधा बाल उसके आपके हाथ में कहीं रह गया, या फिर फिंगर में आपके उसका कोई स्क्रैच आपने मारा, तो वो गोश्त की स्किन उसर कर सिर्फ कुछ सेल, तो ये बाकायदा बहुत बारीक से होते हैं। तो ये उनके नाखूनों को जो भी मर्डर हुआ है जो बंदा, उसके नाखूनों को साफ करके उसमें से सेपरेट करते हैं। दो टेस्ट किए जाते हैं, एक उसका अपना DNA टेस्ट होता है, एक अदर होता है। अपना भी तो हो सकता है ना कि बाल उसका ही हो, या कोई नाखून में स्किन उसी ही की क्यों ना हो। तो दोनों को हम एक साथ चलाते हैं। अगर उसी का सेम होगा तो डेफिनेटली हमें कहेगा कि जी ये इसका अपना ही था, लेकिन अगर किसी और का निकल आया तो फिर हम उस बंदे को पकड़ लेते हैं। सैंपल के बाद हम मेथड में चलते हैं। DNA इज आइसोलेटेड फ्रॉम सैंपल, दिस DNA इज कट इनटू फ्रैगमेंट्स बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कट करेंगे, तोड़ेंगे, जैसे हमने जीन सीक्वेंसिंग में जीन को तोड़ा था, ऐसे DNA को तोड़ेंगे, और वही रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम यूज किए जाते हैं। ये हमने ब्लड का सैंपल लिया, ठीक है, इसमें से हमने पहले DNA को एक्सट्रैक्ट किया। DNA को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इसे होमोजेनाइजर में रखते हैं, केमिकल होते हैं कुछ जो इसको DNA को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये DNA टूटा नहीं है, DNA पूरा पीस अलग किया जा रहा है, और फिर इसे उठाकर हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन से गुजारते हैं, जो बहुत तेजी से घूमती है। आपको याद हो आइसोलेट ऑफ द सेल कंपोनेंट फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो DNA को, न्यूक्लियस को अलग तोड़कर बाहर निकाल देते हैं। अब हम इस DNA को अलग ले लेते हैं बस। उसके बाद हम इस पे, इस पोजीशन पे अब आकर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालते हैं, और ये DNA के पीस, लाइनिंग नजर आ रही है कि DNA का एक एक सिंगल सिंगल पीस अलग अलग हो। अब इसे उठाकर यहाँ इलेक्ट्रोफोरोसिस करें, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरोसिस यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू। बहुत ज्यादा चार्ज नहीं होता, बहुत थोड़ा सा चार्ज होता है, और DNA फ्रेगमेंट्स आर सेपरेट बाय इलेक्ट्रोफोरोसिस।
चार्ज की मदद से वो मैग्नेटिक जैसे हमारी होती है ना, अगर एक मिसाल आपको दें, अगर कि आप एक कागज़ लें और कागज़ के ऊपर लोहे के बारीक, थोड़े से मोटे, थोड़े से पतले, अलग अलग 3-4 टाइप के आप ले लें पीसेस, और नीचे से उसके पहले हल्का मैग्नेट गुजारें, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, तो आप उन बारीक मोटे और जो भी आपने 3-4 टाइप के आयरन के पीस लिए थे, वो सब एक एक लाइन में लग जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जो बारीक वाला होगा वो तो फौरन आ जाएगा आगे, सबसे आगे वही होगा। उसके पीछे उससे भारी, फिर उससे वेट वाला ज़्यादा, फिर उससे मोटा आयरन का भी, और सबसे मोटा अगर कोई आपने एक पूरा बड़ा पीस ही डाल दिया तो वो सबसे आखिर में पड़ा होगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी ये जो पीसीज होते हैं ऑफ द डीएनए, ये तरतीब में आ जाते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए is separated into single strand by heating. A copy of fragment is transferred to a nylon membrane. अब हम इसे हीट करने पर देखते हैं तो ये अपने सिंगल पीसीस में अलग हो जाता है, और इसे उठाकर हम नाइलॉन मेम्ब्रेन पे डाल देते हैं। ये हमारी डीएनए बेस। पहले इसको जेल से गुजारते हैं ताकि ये अलग अलग हो जाए, सिंगल स्ट्रेंथ हो जाए, और सिंगल स्ट्रेंथ होने के बाद फिर हम इसे नायलॉन मेम्ब्रेन पर डालते हैं, जहां पर एक्सेस डीएनए प्रॉप यूज किया जाता है। प्रॉप प्रॉप मतलब असल में होता है एक ऐसा केमिकल जो डीएनए से मिलता जुलता हो। डीएनए की कॉपी कह लें, ऐसा कह लें, जो डीएनए को फिर मजीद वाजे तौर पे तरतीब में ले आएगा। ये नायलॉन पे डालने का मकसद क्या है? सीआईडी आप लोगों ने देखा होगा, जो इंडिया का प्रोग्राम आता है, या वैसे भी अगर आप खुद से नायलॉन मेम्ब्रेन बारीक सी, मैं वही बता रहा हूँ आपको, आपके घर में वो होती है ना, किचन में मम्मा से पूछिएगा, वो जो रैप करने के लिए बारीक सी नायलॉन की मेम्ब्रेन होती है, यानी आपने कोई चीज़ बनाकर फ्रिज में रखनी है और कैप नहीं है उस बर्तन के ऊपर, या बर्गर आपने खाया होगा तो बाहर जो पैकेट आपको बर्गर का मिलता है किसी अच्छी शॉप से, या हमारे बाहर ठेले से नहीं, वो तो कागज़ में रैप करके पकड़ा देता ना। लेकिन जो बेकरी वगैरह पे आपको लाइक सैंडविच मिलेगा तो वो प्लास्टिक की एक बारीक सी नायलॉन में होगा ना, उस नायलॉन में उससे बहुत बारीक होती है भी ना, तो वो नायलॉन भी हम यूज़ करते हैं कभी क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखने के लिए। दरवाजे, जिस बंदे के यहाँ भी चोरी हुई है, तो दरवाजे के हैंडल पर हम एक ख़ास पाउडर, बहुत बारीक पाउडर डालते हैं, और फिर उस पाउडर को हटा देते हैं पंप के ज़रिए एयर देकर। वो सिर्फ उस जगह पर चिपक जाता है जहां पर उंगलियों की लाइनिंग, ये जो हमारे पोर की जो लाइनिंग थी ना, फिंगर प्रिंटिंग थी, वहां चिपक जाता है, बाकी जगह से वो साफ हो जाता है। अब उसके ऊपर हम नायलॉन की मेम्ब्रेन रखते हैं, तो वो जो पाउडर है वो नायलॉन की मेम्ब्रेन पर आ जाता है, उस पर चिपक जाता है। सेम वही पैटर्न हमारा यहाँ नायलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर हमने फ्रेगमेंट रखे इसीलिए कि वो जो उनकी तरतीब है वो प्रिंट हो जाए हमारे पास। इस प्रिंट को उठाकर हम स्कैनर पर डाल देते हैं। अभी प्रिंटिंग आ गई, अब इसको हम अपनी शक्ल देना चाहते हैं कि इसकी असली शक्ल क्या है। तो रेडियो एक्टिव P32 फॉस्फोरस का 32 जो है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रॉप यूज किया जाता है, और डीएनए को बेंडिंग जो बनवाता है वो नायलॉन पर तरतीब में ले आता है। जैसे हमने पाउडर यूज किया ना अपनी फिंगर प्रिंटिंग में, ऐसे हमने यहाँ पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 उसको यूज किया एज अ प्रॉप, और उसने उस तरतीब को वाजे कर दिया। अब उस नायलॉन को हम अपने प्रिंटर पर लाने के लिए एक्सरे से गुजारते हैं। एक्सरे उसका लाइनिंग को, जहाँ जहाँ पर फ्रेगमेंट जितना छोटा जितना बड़ा मौजूद है, वो उसका इमेज निकाल देता है। ये हमारे पास उसकी एक्सरे फिल्म आ गई। ठीक है, ये एक्सरे फिल्म देख लें, वही लाइनिंग है, कहीं मोटी कहीं पतली कहीं, लेकिन ना मुझे पता है ना आपको पता।
कौन बताएगा इसको? इसको वही बताएगा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक्सपर्ट होगा, और उसको भी जरूरत पड़ेगी डीएनए के डाटा से। जितने डाटा अब तक दुनिया में बन गए, डीएनए बन गए, वो जमा हुए हैं, उनसे ही कंपैरेटिव करके आप इसको निकाल सकते हैं। डीएनए इज ऑब्टेन कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी, इसको हम ऑटो रेडियोग्राफी भी कहते हैं। एक्सरे से दिया, और ये तरतीब मैंने आपसे पहले कहा छोटी बड़ी अलग अलग हो जाती है। ये काम फैंस्टिक लैब में, बिल्कुल जी फैंस्टिक लैब में ही होता है हसनैन। आप लैब में अगर करवाएंगे ना तो काफ़ी महंगा पड़ता है ये काम। आजकल दुनिया में तो इतना महंगा नहीं है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में हम बहुत पीछे है ना। तो हमारे पास वही मशीन आती है जो 20 साल पुरानी हो, और नई मशीनें जो है वो एक अच्छे किसी जगह पर ही होती है कि जैसे लाइक कोई बड़ा हॉस्पिटल है अच्छा, और वो फिर अपने चार्ज यानी कि इतने लेता है कि 2 महीने में उसकी मशीन के पैसे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाए। दुनिया में जिस तरह हम आईडी कार्ड अपना बनाते हैं ना, लाइसेंस बनवाते हैं गाड़ी का, बाइक के लिए, कार के लिए, तो दुनिया में ये रूल है कि बंदे का लाइसेंस बनाने के साथ ही उसका डीएनए टेस्ट हो जाएगा, उसका ब्लड टेस्ट भी होना चाहिए, उसका यूरिन टेस्ट भी होगा, और ये रिपोर्ट्स उसकी वहाँ डेटा में ऐड हो। क्योंकि डीएनए, आप ये जो हम लोग जो सुनते हैं ना, मैं भी सुनता हूँ तो खैर मुझे कभी कभी अजीब सा लगता है। हमारे यहाँ सुनते हैं अभी ये कि जो बम ब्लास्ट हुआ, अब तो खैर लगा शुक्र है काफ़ी अर्सा होगा नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर जब होते थे तो कहते वो जो सुसाइडर है जी, उसका सर मिल गया या उसकी उंगली मिल गई जी, अब वो डीएनए टेस्टिंग में जाएगी। डीएनए टेस्ट तो हो जाएगा उसका, उसका डीएनए तो निकल आएगा, लेकिन उसका डीएनए कंपैरेटिव किससे करेंगे आप? ये जो डीएनए तरतीब निकली, ये एक फैमिली ट्री बनाती है। या तो उसके खानदान में से किसी का डीएनए पहले से निकला हुआ हो, तो आप कंपेयर कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि ये किस खानदान से। तो वो फैमिली से ही, बिल्कुल सही कहा आपने जी, फैमिली से ही हम उसको ये तरतीब मालूम मालूम ये फैमिली ट्री कहलाती है जिसको हम कहते हैं ना। तो एक खानदान में वो ट्री चलता आ रहा है, उसकी तरतीब वही चल रही, कुछ चेंज आएगा हर किसी में, लेकिन हम फैमिली से पकड़ लेते हैं उसको, फिर उसकी डिटेल पे जाते हैं। अब वो खैर हमारे आईने नहीं क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन बाहर हम जो डीएनए निकाल लेते हैं किसी भी ऐसे क्रिमिनल का जो मर चुका है, तो फिर उसके डीएनए को मैच करने के लिए हम फैमिली की तरफ निकल जाते हैं, फैमिली ट्री से सहारा लेते हैं। ठीक है जी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशंस, फायदा क्या है, नुकसान क्या है? ब्लड ग्रुप से नहीं पता लगाते भाई, ब्लड ग्रुप से थोड़ी पता चलेगा। फैमिली, अगर मिसाल के तौर पे हमने उस बंदे का निकाला है ना, तो अब उस बंदे का जो फिंगरप्रिंट है, ये डीएनए फिंगरप्रिंट, अगर वो मैच हो रहा है किसी और खानदान के साथ, किसी बंदे के साथ नहीं हो रहा, बल्कि कंप्यूटर बता रहा होगा यही बंदा तो ऐसा कोई भी नहीं जिसका डीएनए और इसका डीएनए जो भी है मुजरिम का है वो एक है, ऐसा कोई नहीं नजर आ रहा मुझे, लेकिन इससे मिलता जुलता डीएनए नजर आ रहा, बोलो तो वो दिखाऊं? आप कहते हैं जी यस दिखाइए जी, तो वो फैमिली ट्री निकाल देता है, खानदान का ट्री, कि जी ये डीएनए इसके क्लोज्ड है, और ये खानदान का डाटा ये है, यानी ये खानदान यहाँ रहता है, इस शहर में रहता है, इसका घर का पता ये है, इसका फोन नंबर ये, फिर आप उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे कंप्यूटर डाटा ने बोला जी ऐसा कोई डाटा मेरे पास नहीं है जो इसको शो ऑफ कर दे, तो फिर आप उस बंदे को कैसे पकड़ लेंगे, वो कहाँ से आया, कैसा है, कौन है? ठीक है। ब्लड ग्रुप से नहीं कुछ भी हो सकता आजकल के दौर में। तो एप्लीकेशन डीएनए की पहली हमारी फिंगरप्रिंटिंग की क्या होती है जी? ये काम कौन सी जगह पर होता है? ये फ्रांसिक लैब बेटा हमारी तो बड़ी इस्लामाबाद में कराची में बनाई गई है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की लैब्स और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बारे में आपको सब पता है। ठीक है। जो फेडरल की सेंट्रल लैब है वो है हमारे कराची यूनिवर्सिटी में है एक सेंट्रल लैब, लेकिन वहाँ आपको पेमेंट बहुत अच्छी खासी देनी पड़ती है। और प्राइवेट में बहुत सारी लैब्स हैं वो ये काम कर देती हैं।
पहला हमारा एप्लीकेशन जो है वो हम ये सॉल्व कर लेते हैं कि जी पैटर्निटी क्या है, मैटरनिटी क्या है। चाइल्ड बच्चा गुम हो गया ना, पैदाइशी बच्चा या पैदा हुआ बच्चा, तो अब ये किसका हुआ जी, किसका बच्चा है ना, जिनका बच्चा है, तो पता चल जाएगा। आप डीएनए से मैच कर लेंगे। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा डिस्प्यूट हुआ है किसी जगह, किसी फैमिली में, कोई फीमेल, उसने कोई ऐसा गलत काम किया है और वो इल्ज़ाम लगा रही है किसी और शख्स पर, जबकि वो गलत है। वो कहता है जी मैं तो ऐसा किया ही नहीं है। कहते ठीक है जी, बच्चे का डीएनए बाप से मैच कर जाएगा, भी करवा लेते हैं। डीएनए मैच करवा लें आप, बाप से मैच करके आए नहीं कि उस बंदे से जिस पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो वो उसी का है। नहीं किया तो फिर दूसरे का भी करवा लें, उससे मैच हो जाए। इसी तरह बच्चा गुम हो गया, हॉस्पिटल में गायब हो गया, मिल गया जी, दो चार बच्चे एक ही टाइम पे पैदा हुए और पता चला वो मिक्सअप हो गया। किसी डॉक्टर को थोड़ी पता चला कि यार ये किसका बच्चा था, किसका था। पैदाइश के वक्त ऑन द बॉर्निंग टाइम, बॉर्न जब हुआ है ऑन द स्पॉट, उस वक्त आपको डीएनए निकालना पड़ेगा बाप का और बच्चे का, तो आप ये मालूम कर सकते हैं कि बेबी किसका है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं हम। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की हमने आजकल जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो डीएनए के ही थ्रू हो रही है, उसके डीएनए से ही हेल्प ली जा रही है। और बहुत सारी जो पुरानी क्लासिफिकेशन है उनको चेंज करके नया उसको बनाया जा रहा है। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि कोई भी हमें चीज़ मिल जाए किसी भी मुजरिम की, वो हम आराम से मालूम कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना। क्या कहना चाह रहे हैं हसनैन, फादर का लाजमी है, फादर का ही तो है। माँ का तो पता है ना, माँ की पैदा हुई है, बच्चा इसी का पैदाइश हुई है। बाप का नहीं पता ना, बाप कौन है, तो बाप का कंफर्म करना। अम्मा तो मौजूद है ना वहाँ पर, अब्बा का नहीं पता अब्बा कौन है। अम्मा कह रही थी ये अब्बा नहीं है, दूसरा अब्बा है। तो अब्बा कंफर्म कहाँ से हो, तो वो डीएनए अब्बा का कंफर्म करेंगे ना, भाई बच्चे का भी होगा और अब्बा का भी होगा। और अगर उस सूरत में कि एक ही टाइम पर दो तीन बेबीज जो है वो बॉर्न हुए हैं और हॉस्पिटल में अगर वो बदल गया, तो वो माँ का भी करवा सकता है। ठीक है जी। शॉर्ट में सवाल आपसे फिंगर प्रिंटिंग पे नोट पूछा जाता है, तो उसमें मेथड ना बताइए आप, बेशक थोड़ा सा बता दीजिए, एक वर्बली सा, और फिर उसके एप्लीकेशंस क्या है वो बता दीजिए। मेडिसिन, इट इज ऑल्सो a good practice for the application of DNA fingerprinting. Spectacular potential for medicine, for instance, in the parental diagnosis of inherited disorder. हम अपने, बहुत अच्छी पोटेंशियल है हमारे पास मेडिसिन की कि हम अपने पेरेंटल डायग्नोसिस जो पैदा होने से पहले आप जिनके बारे में मालूम करना चाहते हैं, वो बीमारियां जो पैदाइश से पहले ही आप कंफर्म कर लेंगे यार हमारे बेबी में कौन कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकती है, या उसमें कौन कौन सी बीमारियां मौजूद हैं ऑलरेडी। हमारे यहाँ नहीं होता ये, लेकिन बाहर दुनिया में इसको तरीके को इस्तेमाल किया जाता है और ये तरीका अलग है। इसको एमनियोसेंटोसिस कहते हैं, आगे चलकर आएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम जीनोमिक लाइब्रेरी, वो जो बात करें ना कि ये डाटा कहाँ है, जीन का डाटा कहाँ है जी और डीएनए का डाटा कहाँ है, तो ये सब डाटा हमारे लाइब्रेरी में। हमारी लाइब्रेरी से बात हमारी नहीं, पाकिस्तान की लाइब्रेरी, तो उसमें मेरे बच्चों को बड़ा शौक चढ़ा हुआ था। हमारी एक बड़ी मशहूर लाइब्रेरी है, क्या कहते हैं उसको, नाम मेरे जहन में है, वो हॉल जो है मैरियट होटल के सामने, बाहर मुझे अभी नाम आ जाएगा याद, तो बहुत बड़ी वो हमारी मशहूर है, जहाँ पर वो एग्जीबिशंस भी होते रहते हैं और इनके प्रोग्राम्स भी होते हैं उर्दू अदब के और पता नहीं किस चीज़ के। तो वहाँ जाने का बच्चों को बड़ा शौक था कि ये हम भी देखें लाइब्रेरी होती क्या चीज़ है। वो तो हम गए तो फिर हम परेशान ही होगा। नहीं नहीं, आँख आ गई, वो हमारी गवर्नमेंट की है, पुरानी जो इमारत है ना बीच में सेंटर में बनी हुई। तो उसका हाल बेहाल था,
साहब जो वहाँ बैठे थे, नहीं भाई एग्रो सेंटर यहाँ कहाँ आ गया, मैं मैरियट होटल की बात करूँ, पीसी होटल सदर की साइड, वहाँ गवर्नर हाउस भी है वहाँ, और वो भी है आपका जो जिमखाना जिसे कहते हैं, ठीक है। फेडरल हॉल, बिल्कुल सही कहा जी हसन हसाम ने, थैंक यू हसाम। फेडरल हॉल, तो वो बिल्कुल उजड़ी चमन जिसे कहते हैं ना, चंद बच्चे लेकिन वहाँ थे जरूर, लेकिन वो थे जो सीएसएस कर रहे होते, तो सीएसएस वालों को वहाँ जरूर जाना पड़ता है, और फिर शायद वहाँ पे कोई कोर्स या क्लासेस भी हो रही होती है। तो वहाँ पुरानी पुरानी जो आपकी हिस्ट्री है और पता नहीं क्या क्या पढ़ा होता है, लेकिन हाल बुरा है हमारा, जैसे हम बच्चों के जहन में बेच है ना कि लाइब्रेरी ऐसी खूबसूरत होती है चमकती हुई, लेकिन वो गर्द आलूद ही थी। लेकिन ये जीनोमिक लाइब्रेरी जो है ये एक्चुअल ऐसी नहीं है, ये जीनोमिक लाइब्रेरी हमारी बहुत छोटी सी है, और सारा कंप्यूटर डाटा इसमें मौजूद है, और साथ ही साथ कंप्यूटर के साथ साथ हमारी जो जीन्स है उनको भी सेव करके रखा गया, ताकि किसी वक्त भी किसी भी वजह से, मिसबा क्या कह रहे हैं पीरियड हॉल के पास, पीरियड हॉल के पास है, इस बार समझ में नहीं आएगा, फेरर हॉल है, फेरर हॉल में ही लाइब्रेरी, फेरर हॉल लाइब्रेरी है वो, उसके पीछे हॉल वॉल, यानी कि वो प्रोग्राम जो होते हैं वो भी होते हैं एक साइड में उनकी, बहुत बड़ा जगह है, ये बहुत पुरानी इमारत है, 47 की ये वाली कब की। जीनोमिक लाइब्रेरी इज कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल और बैक्टीरियोफेज कॉलोन इन अ प्रीफेयर्ड एनवायरनमेंट। हमने क्या किया हुआ, हमने अपने जीन्स को अपने बैक्टीरियोफेज के थ्रू, बैक्टीरिया के प्लास्मिड के थ्रू उनके क्लोन बनाकर छोटी छोटी सी टेस्ट ट्यूब की बोतल में बंद कर रखा। छोटी सी बोतल में बहुत सारी जीन आ जाती है, लेकिन हमने सिंगल सिंगल जीन्स को अलग अलग बनाया हुआ है, बनाकर हमने एक रख दिया, और एक छोटे से रैक में हमारे पूरे इंसान की जीन्स आ जाती है, उनका डाटा कंप्यूटर में मौजूद है, उसको सॉल्यूशन हमने बहुत अच्छा रखा हुआ है जो उसके लिए काम करेगा, और वो जीन खराब नहीं होने देगा। स्टैब्लिशमेंट ऑफ जेनोमिक लाइब्रेरी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पूरी दुनिया का, और बहुत अच्छा रहा, और आप करते हैं अब तो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। इन ऑर्डर टू establish a genomic library of particular species, its DNA is fragmented by these or restriction enzymes, वही तकलीफ वही काम, हम डीएनए को फ्रेगमेंट करते हैं अगर हम किसी स्पीशीज को संभालना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो अभी ये काम नहीं है, लेकिन दुनिया में अपनी अपनी जो उनके यहाँ मौजूद एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन्होंने अपनी उनकी जीन्स को निकाल कर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्लास्मिड में ऐड करवाया, विच आर इंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरिया, फिर उसे बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवा कर कल्चर करवा दिया, और फिर वो हमारे उसके बाद के इस्तेमाल में कोई भी काम करना है, जीन के बारे में पढ़ना है, किसी ने भी तो अवेलेबल है। जैसे आप बुक लाइब्रेरी में लेने जाते हैं, तो आप लाइब्रेरी में क्यों जाते हैं, लाइब्रेरी में बुक है, आप बोलते हैं यार मुझे फला बुक चाहिए फला टॉपिक पे, तो कहते हैं ठीक है जी मिल जाएगी, तो जाकर अपने उसमें देखिए, इसमें उनके वहाँ रैक होते हैं, वहाँ पर पूरे कार्ड्स होते हैं बुक्स के ना, डिटेल, आप वहाँ पे अपनी बुक ढूंढते हैं, वो बुक उस पर शेल्फ नंबर और काउंटर नंबर और लाइन नंबर ये सब लिखा होता है, तो आप वहाँ से जाकर बुक निकाल लेते हैं। इसी तरह अब जो जी संभाल कर रख दिया आपने, अब वो कोई और फर्दर स्टडी करने वाला है, तो वो आराम से वहाँ जाकर जीनोमिक लाइब्रेरी से उस जीन को निकालेगा और काम करेगा। उसके बाद एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है जो भी शॉर्ट नोट के तौर पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या इसकी एमसीक्यूज पूछी जाती है। हमारा ये प्रोजेक्ट ह्यूमन के जीन को, उसकी जीनोमिक कंडीशन को, उसकी जेनेटिक्स को मालूम करने के लिए चलाया गया था, जिसको HGP के नाम से जानते 1999, और पूरी दुनिया के लोगों ने इसमें काम किया था, साइंटिस्ट थे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1990 इन यूएसए में, इसका जो फंडिंग कर रहा था और जो इसको काम करवा रहा था वो यूएसए की गवर्नमेंट थी, और तकरीबन ये 13 साल चला, 2003 में कंप्लीट हुआ। इट इज एन इंटरनेशनल एफर्ट्स टू एस्टिमेट 30,000 35,000 human genes located at different chromosomes and to determine the sequence of 3 billion nucleotides,
3 बिलियन है जी। मैंने आपसे कहा था ना, कोई कहे कि जी मैंने क्रोमोसोम पर मौजूद अपने जीन की न्यूक्लियोटाइड को याद कर लिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सही कह रहा हूँ। 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो उसकी तरतीब कौन याद करेगा? और तरतीब याद क्या करनी है? 4 ही तो लफ्ज है, ATCG, कैसे करेंगे यार? ठीक है, तो बहरहाल तो एक आधी जीन का याद कर चुका हो तो छोटी मोटी कोई जीन हो तो वो अलग मैटर है, लेकिन एक्चुअली वो पूरा नहीं कर सकता। मगर इसमें जीनोम प्रोजेक्ट में हमारे इंसान की जीन और उसके क्रोमोसोम्स, उनकी लोकेशन के बारे में मालूम किया गया। क्रोमोसोम पर जीन जो लगे हुए वो कहाँ कहाँ लगे, उन अपनी जीन की लोकेशन क्या है, लोकस जीन को कहा जाता है। जीन जहाँ लगी है लोकस, पढ़ेंगे लोकी और लोकस। तो 30,000 हमारे पास जीन्स मौजूद है डिफरेंट लोकेशंस पर। तो हमने उन लोकेशंस को डिफरेंट नाम दिए, नंबरिंग शायद दिए, नाम तो नहीं दिए। और नंबरिंग से हमने अपने जीन्स, जैसे ये थे कलर मैंने दिखा रहा हूँ आपको, कलरिंग आ रही है, ऐसी ही कलरिंग से आपके ये प्रोजेक्ट में जीन्स को रखा गया। अप्रैल 2 35 नहीं, 2003 है, 2003 गलत हो गया। ह्यूमन बॉडी में नहीं होते, सेल की बात हो रही है भाई, बॉडी की बात थोड़ी करोगे तुम। होता यह है कि हम जो डीएनए निकालते हैं ना, ये जीन निकालते हैं, तो वो इंसान का एक सेल ले लें। हाँ, इंसान के सेल, सही है, सॉरी, ये है ना 30,000 से 35,000 क्रोमोसोम से निकाला ना, क्रोमोसोम सेल में, वो किसी भी एक सेल से निकाल लें अगर वो ह्यूमन का है तो। चाहे उसके बाल से ले लें, ब्लड से ले लें, स्किन से ले लें, उसके इंटेस्टाइन से ले लें, वो ह्यूमन का सेल होना चाहिए। तो ह्यूमन के सेल में ह्यूमन क्रोमोसोम हो गए, ह्यूमन क्रोमोसोम में ह्यूमन जीन्स हो गए। तो वो टोटल जीन्स हमारे पास 30,000 से 35,000 जीन्स। ठीक है, ये लफ्ज जीरो है। ठीक है, मैं फिर इसको जीरो ही कर दूं, तो 2003। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि 99.9% कोई भी इंसान ले लिया, हमने अरब से ले लिया, सऊदीया का, या हमने अफ्रीका से ले लिया अफ्रीकन, या हमने किसी अफ्रीकन का ले लिया, पाकिस्तानी, इंडोनेशियन, एशियन, ये सारे लोगों का हमने कुछ कुछ का दो दो चार चार लोग लिए थे, सारे नहीं, उनका डाटा हमने लेकर और उनकी जीन सीक्वेंसिंग की थी, मालूमात दी थी। तो देखा 99.9% जीन सीक्वेंसिंग एक जैसी है, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1% का फर्क हमारे पास, 0.1। ये 0.1% जो होता है, यही फर्क हमारे दरमियान पैदा हो जाता है, हमारे से हमारी औलाद में, या हमारे माँ बाप से हम। इसी वजह से हमारी शक्ल सूरत, हमारी हैबत, हमारी रहन सहन या हमारी आदतें बदल जाती हैं, सिर्फ 0.1%। क्योंकि असल में होता ये है कि हमारी ये जो 0.1% है ना, ये जीन हमारी अपनी स्पेशल प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा होता है, और ये प्रोटीन हर किसी की अपनी मखसूस होती है। क्योंकि ये जो फर्क है ना जीन में, ये बहुत छोटा सा फर्क है देखने को, लेकिन यही फर्क हमें डिफरेंस करेगा फिजियोलॉजी में या एनाटॉमी में, मॉर्फोलॉजी में। हमारी इसकी सीक्वेंस करने की या एचजीपी के प्रोजेक्ट की चलाने का फायदा क्या हुआ थी? स्टडी ऑफ ह्यूमन जीनोम हैज मेनी पोटेंशियल बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। सबसे पहला, अंडरस्टैंड जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन क्या शो करता है, जीन कैसे काम करता है, जीन कैसे केमिकल बना कर देगा, कौन सा बना कर देगा, ये सब हमें मालूम चला या आइडेंटिफाई हुआ। अभी भी बहुत सारी चीजें हमारे दस्तरस से बाहर हैं,
It can also help us in the diagnosis, better treatment and prevention of genetic disorder. इससे हमें अपनी जेनेटिक डिजीज के बारे में उसकी डायग्नोस करना का तरीका कि कैसे मालूम करें, कैसे उसका ट्रीटमेंट करें और कैसे उससे बचें, ये भी हमें मिल गया है। तो आज हम काफ़ी ऐसी बीमारियां जो तकरीबन जेनेटिक्स हैं, 200-300 बीमारियां उससे ज़्यादा पर हमें ट्रीटमेंट कर सकने के काबिल हो चुके हैं। दे अकाउंट फॉर ऑल जेनेटिक डिफरेंसेस अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। इसने ये बताया कि ह्यूमन पॉपुलेशन की जो आपस का डिफरेंस है, अफ्रीकन अफ्रीकन अर्बन, है ना, ये डिफरेंस भी हमारे सामने निकल आया। ठीक है जी। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर भी नोट आपसे पूछा जाता है। ये बात हो गई जी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो देखते हैं जी एक छोटा सा मसला हमारे पास है, और वो है हमारी जेनेटिक डिजीज के बारे में। इसमें अल्लाह भला करे आपको जो है वो हमारे पास पेज नंबर 314, ठीक है, 314 पर आप 314 में आपको बीमारियां, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सम जेनेटिक डिजीज। हम जेनेटिक डिजीज को कैसे मालूम करें, कैसे डिटेक्ट करें, ठीक है, फिर उसके बाद हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहले बीमारी का मालूम करें। 214 में क्या है? 214 बोला ना, क्या बोल रहे हैं, मैंने कुछ और बोल दिया? अच्छा, 214, 214, ठीक है जी। तो कैटेगरीज हमारी क्या है, पहले तो हम उसको देखते हैं। जेनेटिक डिजीज डेफिनेटली क्या होती है? जीनियाती तब्दीलियां या कोई ऐसी बीमारी जो हमारे अंदर पहले ही से मौजूद है। अब वो कैसे हो सकती है? या तो वो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज है, जो आप पढ़ के आए ना पहले, ट्राइसोमिक, है ना, उसमें क्या था, क्रोमोसोम या तो ऐड हो गया या माइनस हो गया, पूरा क्रोमोसोम। तो वो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है, या यूनिफैक्टोरियल। यूनिफैक्टोरियल का मतलब सिंगल फैक्टर। सिंगल फैक्टर मतलब कोई एक जीन इफेक्टिव हो, है ना, या फिर मल्टीफैक्टोरियल, यानी एक से ज्यादा जीन इफेक्टिव हो। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, न्यूबॉर्न चाइल्ड इज born with abnormal number of structure of chromosome। उसके स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम के फर्क है या उसकी नंबरिंग में फर्क है। A single chromosome contain many genes. This can lead to multiple disturbance and disorder like Down syndrome। आप पढ़कर आए थे डाउन सिंड्रोम। तो क्योंकि एक क्रोमोसोम पे कई जीन्स लगे, वो जीन ही नहीं है, ये वो जीन ही खराब हो गए, तो फिर वो बंदे को या पैदा होने वाले इंसान में बहुत बड़ी खराबियां पैदा, लाइक डाउन सिंड्रोम। Unifactorial defects are caused by a single defective gene or pair of genes। एक जोड़ा हो, यूनी, या फिर एक अकेला जीन, क्योंकि क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं। तो अब या तो दोनों क्रोमोसोम पर मौजूद दोनों जीन्स उसके सिंगल पेयर खराब हो गया है, या फिर एक ही खराब, तो उसको हम कहेंगे सिंगल डिफेक्टिव जीन, लाइक हंटन डिजीज। ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ी, ये यहाँ पर आपके डिस्कस होगी। दिस डिजीज कॉज्ड बाय autosomal dominant allele on chromosome number 4। ऑटोसोमल का तो पता है ना। ऑटोसोमल का मतलब हमने आपसे कहा था कि हमारे पास दो किस्म के सेल्स हैं, सोमैटिक और रिप्रोडक्टिव। इसी तरह हमने आपसे कहा था कि हमारे पास जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, उनमें से 23 पेयर है, उनमें से 22 पेयर कौन थे? ऑटोसोम। और एक कौन होता था पेयर? सेक्स क्रोमोसोम्स, है ना। तो ये कहां पर है? ये 22 वाला ऑटोसोमल जो पेयर्स है हमारे पास,
इनमें भी अपने नंबर दिए हुए क्रोमोसोम के 1 2 3 4 5 वो क्योंकि शक्ल को सूरत के हिसाब से। तो जो क्रोमोसोम नंबर 4 है उसका ही डोमिनेंट अलील है। अलील किसे कहते हैं? अलील हमारे अभी समझने के लिए आसानी से, इसको बाद में जाके डिटेल से पढ़ेंगे, वो मैं आपसे अभी जिक्र कर देता हूँ। ये क्रोमोसोम नंबर 4 है हमारा। मैं ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये क्रोमोसोम 4 का पेयर है, ठीक है जी। इस पर जो जीन लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ। दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेन हेल्थ। हाँ? अब एक और एक, ये कहलाते हैं अलील। दोनों एक दूसरे के अलील हो। इन अलील में एक डोमिनेंट अलील हो सकता है, एक रेसेसिव हो सकता है। डोमिनेंट वो जो जाहिर हो, बता सके कि मैं हूं ना, है, वो कहते हैं डोमिनेंट अलील। और जो बोले मैं हूँ, आवाज तो आ रही लेकिन वो बोल बेचारा बड़ी खामोशी से रहा। छोटा भाई है, बड़ा भाई उसको हर वक्त डांट वट के चुप करा है, चुप। हालांकि भाई तो दोनों मौजूद है। बड़े भाई की आवाज ज्यादा आ रही है, छोटे भाई की आवाज बेचारे की हल्की सी निकलती है कहीं। तो छोटा भाई क्या होगा? रेसेसिव होगा। और दोनों भाई क्या होंगे? अलील एक दूसरे। ठीक है जी। तो ये डोमिनेंट अलील पर मौजूद होती है ये बीमारी जीन पर। और होती क्या है? Effect in this disease, the mental condition individual becomes gradually abnormal, which is accompanied by involuntary muscle movement. तो ये देख सकते हैं आप ब्रेन में नॉर्मल फ्रंटल हॉर्न, फ्रंटल सामने का होता है ना लोब जो होती है, आपको शायद मैंने कभी बताई। तो उस लोब में हमारे इनलार्जमेंट पैदा होने लग जाती, गैप बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर इसके जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हुए हैं और ये बड़ा एरिया जो कि नहीं होना चाहिए था वो हो गया। तो ये हंसन डिजीज के साथ ये हमारा कर रहा था काम, थोड़ा सा चेक इन बैलेंस ऑफ द मसल्स मूवमेंट। तो अब मसल्स मूवमेंट जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल वो जैसे आपने कभी हमने जिक्र किया था ना पहले भी, एबनॉर्मल मसल्स मूवमेंट में, लेकिन ये किसी दवा के जेर असर नहीं हो सकता। ठीक है। इन द इफेक्टेड पर्सन द जीन्स आर हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस हम कहते हैं मुख्तलिफ जीन्स। हीटो माने डिफरेंट, जाइगस मीन्स जाइगोट नहीं, ये जाइगस है। ये हमारे क्रोमोसोम के लिए इस्तेमाल होता है, दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स। सो द डिजीज सिम्टम्स आर नॉट विजिबल अप टू 35 और 40। ये एक मसला है। 35 से 40 साल की उम्र तक में ये बीमारी का कोई वजूद नजर नहीं आएगा। 35 से 40 साल तक बंदा नॉर्मल जिंदगी गुजारा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर मसल्स की मूवमेंट उसको करने में परेशानी शुरू हो, वीकनेस महसूस हो और वो कमजोरी उसको काम करने से मना कर देगी। काम नहीं हो पाएगा, कोई चीज़ पकड़ी नहीं जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता चला जाता है और दोनों साइड पर बढ़ता है और मूवमेंट बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हो जाती है उनकी वजह, चाहे आगे चाहे। कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। बंदे को यकीनन नहीं बचाया जा सकता और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मौत वाकई हो जाती है। लेकिन एवरेज उसकी, अगर वो केयर के साथ रहा तो 6-8 साल उसकी जिंदगी मजीद चलती है। हाँ, जैसे पार्किंसन है, पार्किंसन में हम दवा दे देते हैं, रोक देते हैं। रोकने से मुराद है कि स्लो डाउन कर दें उसके असरात को। इसमें असरात स्लो डाउन नहीं कर सकते आप। इसमें वो अपनी जेनेटिकली तौर पर जितने बढ़ते ही जाएंगे, आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है।
और इसका कोई हमारा ट्रीटमेंट नहीं है फिलहाल। हाँ, अगर इसको पहले हमने डिटेक्ट कर लिया होता कहीं हंगस्टर डिजीज को, मतलब पैदाइश या उससे पहले, तो फिर हम कोई इसका रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक बाहर ऐसा भी कोई ट्रीटमेंट नहीं आया। दूसरी बीमारी जो हमारी मौजूद है वो कहलाती है सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस भी ऑटोसोमल है, लेकिन ये रेसेसिव जीन में, डोमिनेंट में नहीं है। ठीक है। इस बीमारी में होता क्या है? chronic lung infection and an inability to absorb fat or the nutrients from food. चिकनाई जो होती है ना, फैट, वो इंटेस्टाइन में एक एंजाइम है वो बना नहीं पाती। इस बीमारी का जो जीन है वो डिफेक्टिव है। उस जीन का काम था वो कुछ एंजाइम फॉर्म करे और हमारी फैट को एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन ये नहीं कर पाएगा। ये बंदा, ये बच्ची, जो भी है पैदाइशी, तो अब उसका जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी चिकनाई वो आकर हमारे लंग्स में, ये देखो, लंग्स की ट्रैकिया में जमा हो जाती है और ये उसको सांस लेने के लिए परेशान। क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन होता क्यों है? क्योंकि इस बंदे के पास जो पैदाइशी सिस्टिक फिब्रोसिस के साथ पैदा हुआ है, एंजाइम की कमी है एक, वो भी मैं दिखा देता हूँ आगे, और बल्कि ट्रीटमेंट में भी आएगा। तो वो एंजाइम हमारा जो मौजूद होना चाहिए, जो हमारे में है जैसे नॉर्मल, तो पेंक्रियाज से निकल कर वो फैट को एब्जॉर्ब करता, लेकिन इनके पास नहीं होता वो, क्योंकि वो जो बनाने वाली जीन है ऑटोसोमल रेसेसिव पर मौजूद, वो वहाँ खराब है। जीन ही हमारे एंजाइम को बनाते हैं। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ये यहाँ नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे उसमें है अपना 8 में, चैप्टर 8 में। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस का थोड़ा सा आइडिया आपको चैप्टर 3 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। जीन ए है, फिर वो सॉरी एंजाइम ए ने डाइजेस्ट किया रिएक्टेंट ए को, फिर उसने बी बना दिया, फिर एंजाइम बी आया, उसने बी को डाइजेस्ट किया, सी बनाया, एंजाइम सी आया, ऐसे ए बी सी डी करके प्रोडक्ट ऑफ डी बन रहा। ऐसे हमारे एंजाइम जीन के अंडर काम कर रहे होते हैं। जीन ए फॉर्म जीन एंजाइम ए, और जीन बी फॉर्म एंजाइम बी। ठीक है। तो फिलहाल इसका ट्रीटमेंट अब स्टार्ट में जब हमें नजर आ जाता है तो हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं लंग्स की, हीट भी देते हैं उसको, मॉइस्चर भी देते हैं, ताकि जो चिकनाई है वो उसकी चलती रहे, आगे बढ़ जाए, निकल जाए। और कुछ मेडिसिन देते हैं, पैक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट उसे दिया जाता है ताकि उसका डाइजेशन चलता रहे। जीन डाइजेस्ट हो गया नहीं बेटा, जीन केमिकल को ऑर्डर करता है तो एंजाइम फॉर्म। जीन अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, जीन डाइजेस्ट थोड़ी होगा, जीन तो ऑर्डर करने वाला है। अब वो ऑर्डर करते ना, जाओ भाई खाना बना के लाओ, मतलब बाजार से लेकर आओ, फला चीज लाओ, ये लाओ, वो लाओ, है। अब वो खुद थोड़ी जाएगी। ठीक है। तो जीन अपनी जगह पर बैठा क्रोमोसोम पर लगा रहेगा और वो ऑर्डर करता रहेगा। इसकी ट्रीटमेंट एक और है, लेकिन वो हम जीन थेरेपी में अगले टॉपिक में देखेंगे, जो आज ना पढ़ेंगे बेहतर होगा, टाइम नहीं है मेरे पास। मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स, जाहिर सी बात है उसमें सेवरल, ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है आपसे, मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स। तो इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक एस्थमा है, इंसुलिन है, डिपेंडेंट डायबिटीज है। तो इसमें जीन भी इन्वॉल्व है, यानी मल्टी फैक्टोरियल का मतलब है कि उसमें जीन एक दो भी हो सकते हैं, उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। तो ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछी जाती है, मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर। तो मल्टी की वजह से बच्चे आमतौर पे सेवरल जीन्स पर क्लिक करते हैं। जी जी, ये चीज इसी तरह हमारे बच्चे ने कहा कि जी जी जेनेटिक बीमारी इस तरह होती है कि उनको कोई
पेरेंट ब्लाइंड है तो उसका औलाद भी ब्लाइंड हो सकती है या नहीं भी हो सकती। बिल्कुल इसी तरह जेनेटिक डिसऑर्डर इसी तरह चलते हैं। और हम काउंसलिंग की बात करेंगे आगे चलकर, तो वो आपको दिखाएंगे कि काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो। ठीक है जी। तो ये सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया। और मल्टी फैक्टोरियल डिजीज, यानी सिस्टिक फिब्रोसिस इज अ यूनिफैक्टोरियल, और मल्टी फैक्टोरियल में हमारा एस्थमा आ जाता है या डायबिटीज मेलाइटिस आ जाती है। तो यहाँ तक आज रखते हैं, और उसके बाद हम कल इसकी थेरेपी देखेंगे, जीन थेरेपी, यानी कि अब हम इस बीमारी को कैसे बचाएं, इसको ठीक कैसे करें, वो करने का तरीका है हमारे पास। ठीक है जी। कोई बात है पूछनी, जल्दी से पूछ लें। ड्रीम क्लास का टाइम भी होने वाला है।